भारत के तपते थार रेगिस्तान के बीचों बीच गरुड़ किला नामक एक विशाल संयुक्त सैन्य अड्डा स्थित था। क्षितिज के पार जलता हुआ सूरज दहक रहा था और गर्म रेतीली हवा लोहे और तेल की गंध लेकर आती थी जो नाक में चुभती थी। यह आतंकवाद विरोधी अभियानों का अग्रिम मोर्चा था और एक ऐसी विशाल भट्टी के समान था जहां विभिन्न देशों के सैनिक एक साथ रहते और काम करते थे। अड्डे का केंद्रीय हिस्सा भारतीय सेना के नियमित सैनिकों के कब्जे में था। एयर कंडीशनिंग वाले आधुनिक बैरक, एक साफ सुथरा भोजनालय और यहां तक कि एक छोटा स्विमिंग पूल भी उनका इलाका रेगिस्तान में एक छोटे से स्वर्ग जैसा दिखता था। लेकिन कंटीले तारों की बाड़ के दूसरी ओर अड्डे का बाहरी इलाका एक बिल्कुल अलग दुनिया थी। दुनिया भर से पैसा कमाने के लिए इकट्ठा हुए भाड़े के सैनिकों के लिए यह क्षेत्र पुराने कंटेनर बैरकों से भरा हुआ था, जो एक तरह से त्यागी हुई भूमि के समान था। उन भाड़े के सैनिकों में से के नाम का एक भारतीय व्यक्ति था जो विशेष रूप से किसी का ध्यान आकर्षित नहीं करता था। वह अपने 30वें दशक के अंत में लग रहा था, लेकिन रेगिस्तान की चिलचिलाती धूप से झुलसा चेहरा और दुबले पतले शरीर के कारण वह अपनी वास्तविक उम्र से बड़ा दिखता था। हट्टे कट्टे पश्चिमी भाड़े के सैनिकों के बीच उसका छोटा कद उसे और भी दयनीय दिखाता था। उसे सौंपे गए कार्य भी भाड़े के सैनिकों के बीच सबसे तुच्छ माने जाते थे। गहरी रात में जब सब सो रहे होते थे, तब अड्डे के बाहरी चौकी पर अकेले पहरा देना या खतरनाक सड़कों पर पुराने ट्रक में रसद ले जाना, वह हमेशा एक परछाई की तरह चुपचाप अपना काम करता था। उसके साथ ही भाड़े के सैनिक उसे शांत भारतीय कहते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि पूरे दिन में वह केवल एक ही शब्द बोलता था, भोजनालय में खाना लेते समय धन्यवाद। आज भी के चिलचिलाती गर्मी में अड्डे की तीसरी बाहरी चौकी पर पहरा दे रहा था। उसके हेलमेट के नीचे से पसीना नदियों की तरह बह रहा था, लेकिन उसकी मुद्रा में जरा भी ढीलापन नहीं था। उसकी आंखें रेगिस्तान के मृग तृष्णा के पार किसी भी छोटी से छोटी हरकत को पकड़ने के लिए बाज की तरह तेज थीं। लेकिन अड्डे के अंदर भारतीय सैनिकों को उसके अस्तित्व में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनके बाज की तरह तेज थीं, लिए कि जैसे भाड़े के सैनिक पैसे से खरीदे गए उपभोज्य वस्तु थे, जो उनकी जान बचाने के लिए गोलियां खाने का काम करते थे। विशेष रूप से जाट रेजिमेंट के हवलदार विक्रम सिंह भाड़े के सैनिकों, खासकर एशियाई लोगों का अपमान करने और उन्हें परेशान करने के लिए कुख्यात थे। उसकी नज़र में शांत और दुबला पतला के एक आसान शिकार जैसा लग रहा था, और जिस क्षण उस अहंकारी हवलदार ने उस शांत भारतीय के धैर्य को चुनौती दी, उस गरुड़ किले का भाग्य एक ऐसे अप्रत्याशित मोड़ की ओर बढ़ने लगा था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उस शाम अपनी कठिन पहरेदारी की ड्यूटी खत्म करने के बाद अपनी भूख मिटाने के लिए भाड़े के सैनिकों के भोजनालय की ओर बढ़ा। आज के मेनू में सूखी चिकन करी, बेस्वाद दाल और विशेष रूप से उसके जैसे भारतीयों के लिए तैयार किया गया एक पैकेट इंस्टेंट नूडल्स था। फिर भी ईके ने बिना किसी शिकायत के अपनी थाली उठाई और लाइन में सबसे पीछे खड़ा हो गया। तभी भोजनालय का दरवाजा जोर से खुला और जाट रेजिमेंट के हवलदार विक्रम सिंह अपने साथियों के साथ शोर मचाते हुए अंदर घुसे। उनका अपना विशेष भोजनालय होने के बावजूद वे अक्सर अपनी धौंस जमाने के लिए भाड़े के सैनिकों के भोजनालय में आ जाते थे। विक्रम ने लाइन में खड़े भाड़े के सैनिकों को सड़क के पत्थरों की तरह नजरअंदाज किया और सीधे खाने के काउंटर पर सबसे आगे चला गया। फिर उसने लाइन के अंत में खड़े के को देखा और एक कुटिल मुस्कान के साथ उसकी ओर बढ़ा। वह के ठीक सामने खड़ा हो गया और जानबूझकर लाइन तोड़ दी। के बिना कुछ कहे बस एक कदम पीछे हट गया। लेकिन विक्रम यहीं नहीं रुका। खाना लेने के बाद वह जानबूझकर के पास से गुजरा और उसके कंधे पर जोर से धक्का मारा। संतुलन खोकर के हाथ से थाली सीधे फर्श पर गिर गई। एक जोरदार झनझनाहट के साथ थोड़ा सा खाना और गर्म नूडल्स का सूप फर्श पर फैल गया। विक्रम के साथी यह देखकर पेट पकड़कर हंसने लगे। अरे बेचारा, लगता है आज रात भूखा ही सोना पड़ेगा। दाल चावल दोस्त। विक्रम ने फर्श पर गिरे खाने को अपने पैर से मारते हुए घृणित स्वर में कहा, अरे दाल चावल खाने वाले दोस्त, तुम्हारी असली जगह मेज पर नहीं बल्कि इस फर्श पर है। क्यों नहीं यहीं घुटनों के बल बैठकर इसे उठा लेते? तुम जैसे लोगों के लिए यही सही है। के ने कोई जवाब नहीं दिया।
उसने बस चुपचाप झुककर फर्श पर बिखरे खाने को अपने नंगे हाथों से समेटना शुरू कर दिया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसका यह भावहीन चेहरा विक्रम को और भी चढ़ा रहा था। कुछ दिनों बाद के रसद से भरा ट्रक लेकर अड्डे पर लौट रहा था। वह फायरिंग रेंज के पास से गुजर रहा था। उस समय हवलदार विक्रम अपने सैनिकों को निशानेबाजी का अभ्यास करा रहा था। के को ट्रक चलाते देख विक्रम की आंखों में फिर से शैतानी शरारत सूझी। उसने अपनी राइफल उठाई और के ट्रक के रास्ते के ठीक आगे धूल में ठाएं करके एक गोली चलाई। गोली के पैरों से कुछ ही इंच की दूरी पर जाकर धंस गई। के ने घबराकर तेजी से ट्रक रोका तो विक्रम और उसके सैनिक ऐसे ठहाके लगाकर हंसने लगे जैसे कोई मजेदार तमाशा देख रहे हों। विक्रम ने कंधे उचकाते हुए और भारतीयों का मजाक उड़ाते हुए अतिरंजित हाव भाव के साथ चिल्लाया, ओ, हाथ फिसल गया। ठीक हो ना दोस्त? सुना है तुम भारतीय लोग उड़ती हुई गोलियों से भी बचने में माहिर होते हो, है ना? कि अब भी बिना कुछ कहे उसे घूरता रहा। उसकी आंखें एक अथाह शांत झील की तरह थीं। विक्रम उस भावहीन निगाह से मिलकर एक पल के लिए झिझका, लेकिन जल्द ही वह अपने अहंकारी भाव में लौट आया और के की ओर अभद्र इशारा करते हुए अपना प्रशिक्षण जारी रखा। उनकी ये हरकतें पूरे अड्डे की ऑपरेशनल बैठक में भी जारी रहीं। खुफिया अधिकारी विद्रोही ताकतों के नए खतरों के बारे में जानकारी दे रहे थे। जब अड्डे की रक्षा योजना पर चर्चा शुरू हुई तो हवलदार विक्रम ने हाथ उठाकर खड़ा हो गया। कैप्टन साहब, क्या मुझे बोलने का मौका मिलेगा? उसने जानबूझकर बैठक कक्ष के एक कोने में खड़े भाड़े के सैनिकों पर नजर डालते हुए कहा, मेरा मानना है कि हमें केवल नियमित भारतीय सेना के सैनिकों की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। यहां मौजूद ये सस्ते भाड़े के सैनिक, सच कहूं तो हमारे मिशन में किसी काम के नहीं हैं। उसके इस बयान से बैठक में मौजूद भाड़े के सैनिकों के चेहरे सख्त हो गए। खासकर वहां खड़े वो भारतीय भाड़े के सैनिक, एशियाई सैनिक तो वैसे भी संकट की घड़ी में सबसे पहले भागने या दुश्मन के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए बदनाम हैं। छिपने में तो ये माहिर होते हैं। इन पर अपनी पीठ का भरोसा करना बिल्ली को दूध की रखवाली सौंपने जैसा है। इस महत्वपूर्ण मिशन में इन नौसिखियों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। यह न केवल के का व्यक्तिगत अपमान था, बल्कि सभी भारतीय और एशियाई भाड़े के सैनिकों के सम्मान को कुचलने वाला एक अक्षम्य बयान था। लेकिन बैठक की अध्यक्षता कर रहे भारतीय सेना के अधिकारी ने विक्रम के बयान को रोकने के बजाय दिलचस्पी के साथ उसे देखते रहे। इस गरुड़ किले में भाड़े के सैनिकों के मानवाधिकार और सम्मान का कोई अस्तित्व नहीं था। हवलदार विक्रम के अपमानजनक बयानों के बावजूद के ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह बस बैठक कक्ष के कोने में बिना हिले डुले सामने देखता रहा। उसका चेहरा एक भावहीन मुखौटे की तरह शांत था। उसकी यह चुप्पी विक्रम को और भी बेचैन और क्रोधित कर रही थी। वह हवा में मुक्का मारने वाले की तरह एक अजीब सा चेहरा बनाकर अपनी जगह पर लौट आया। बैठक खत्म होने के बाद दूसरे भाड़े के सैनिक अपना गुस्सा नहीं रोक पाए और गालियां बकने लगे। किसी दिन यह मेरे हाथों मारा जाएगा। घिन आती है। अगर पैसे की मजबूरी ना होती तो अभी नौकरी छोड़ देता। लेकिन के उनके गुस्से से भी विचलित नहीं हुआ। उसने बस चुपचाप अपनी राइफल उठाई और अपनी अगली ड्यूटी बाहरी चौकी की ओर चल दिया। अपमान और तिरस्कार की बौछार के बीच भी उसका अंतर्मन एक अविचल इस्पात की तरह था। असल में उसकी चुप्पी समर्पण या हार नहीं थी। यह सबसे उत्तम शिकार के लिए एक ठंडे दिमाग से किया जा रहा अवलोकन का समय था। उस रात जब तीसरी चौकी पर सब सो रहे थे, के ने एक छोटी नोटबुक निकाली। उसने मंद रोशनी में दिन की सभी घटनाओं को एक गुप्त कोड में सावधानी पूर्वक दर्ज करना शुरू कर दिया। विक्रम का भोजनालय में व्यवहार, फायरिंग रेंज पर उसकी हरकतें और ऑपरेशनल बैठक में उसके अहंकारी बयान। उसका रिकॉर्ड केवल भावनात्मक भड़ास नहीं था, यह एक तीखा निदान था जो दिखा रहा था कि गरुड़ किला नामक यह विशाल संगठन कितनी गंभीर बीमारी से ग्रस्त है। उसने सोचा, हवलदार विक्रम का व्यवहार व्यक्तिगत नहीं है, यह इस पूरी इकाई में फैले अहंकार, नस्लवाद और लापरवाही का प्रतीक है। उसने पिछले एक महीने में यहां सब कुछ देखा था। भारतीय सैनिकों के पास नवीनतम उपकरण थे, लेकिन उनकी सतर्कता स्पष्ट रूप से ढीली पड़ गई थी। चौकी पर ड्यूटी के दौरान सोने वाले सैनिक आम थे और उपकरणों का रखरखाव खराब था। वे अपनी जबरदस्त मारक क्षमता पर इतना अधिक विश्वास करते थे कि उन्होंने दुश्मन के अपरंपरागत हमलों के लिए कोई तैयारी नहीं की थी। विशेष रूप से
नियमित सेना और भाड़े के सैनिकों के बीच अविश्वास और दुश्मनी इस इकाई की सबसे घातक कमजोरी थी। वे एक दूसरे को साथी नहीं मानते थे। नियमित सैनिक भाड़े के सैनिकों का तिरस्कार करते थे और भाड़े के सैनिक उन पर अविश्वास करते थे। अगर दुश्मन का कोई बड़ा हमला होता तो यह बेतरतीब भीड़ बिना लड़े ही ढह जाती। के ने नोटबुक बंद की और ठंडे रेगिस्तानी रात के आसमान को देखा। उसकी निगाहें अब एक साधारण भाड़े के सैनिक की नहीं थीं। यह एक कमांडर की निगाहें थीं जिसके हाथ में इकाई का भाग्य था, और एक सर्जन की निगाहें थीं जिसने संक्रमित हिस्से को काटने के लिए चाकू उठा लिया था। हवलदार विक्रम ने सपने में भी नहीं सोचा था। जिस आदमी का उसने छिपने में माहिर भारतीय कहकर मजाक उड़ाया था, वह वास्तव में रक्षा मंत्रालय द्वारा उसे और इस अड्डे का मूल्यांकन करने के लिए भेजा गया एक गुप्त निरीक्षक था, और यह कि उसके द्वारा कहे गए हर अहंकारी शब्द और किए गए हर कार्य की रिपोर्ट उसी क्षण दिल्ली के साउथ ब्लॉक में शीर्ष अधिकारियों को दी जा रही थी। उस शांत भारतीय की चुप्पी एक भयानक अग्रदूत थी जो जल्द ही आने वाले एक बड़े तूफान का संकेत दे रही थी। समय में 5 साल पीछे भारतीय सेना की पैरा स्पेशल फोर्सेज, जिसे शैतान के लड़ाके भी कहा जाता है, एक ऐसी जगह थी जहां भारत के सबसे जिंगिंग विशेष बल के सदस्यों में से भी केवल राक्षस ही इकट्ठे होते थे। और उस समय 29 वर्षीय मेजर कबीर सिंह राठौर उन राक्षसों के बीच भी एक किंवदंती माने जाते थे। वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे जिन्होंने विशेष बलों के इतिहास में अभूतपूर्व रिकॉर्ड तोड़े थे। हमला, घुसपैठ, नजदीकी लड़ाई, विस्फोट, हर क्षेत्र में वह अद्वितीय थे। विशेष रूप से अंधेरे में चुपचाप दुश्मनों को खत्म करने की उनकी क्षमता को भूतिया माना जाता था। इसलिए यूनिट के सदस्यों ने उन्हें साया छाया का कोड नेम दिया था। लेकिन उनका सैन्य जीवन एक ही पल में एक त्रासदी के साथ समाप्त हो गया। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में एक परमाणु सुविधा की जानकारी हासिल करने के लिए एक अत्यंत गुप्त घुसपैठ मिशन पूरी तरह से सफल होता दिख रहा था, लेकिन वापसी के दौरान खुफिया विभाग की एक घातक त्रुटि के कारण उनकी टीम दुश्मन के जाल में फंस गई। उन्होंने अपने उन साथियों को खो दिया जो उन्हें अपनी जान से भी प्यारे थे, और केवल वही अकेले किसी तरह बचकर वापस आ पाए। सेना के शीर्ष अधिकारियों ने मिशन की विफलता का दोष खुफिया विभाग की गलती पर डालने के बजाय मौके पर मौजूद कमांडर कबीर पर डालने की कोशिश की। उस कायर और भ्रष्ट सेना के रवैये से घृणा करते हुए उन्होंने खुद ही अपनी वर्दी उतार दी। सेना ने अपनी सबसे तेज तलवार को खुद ही जंग लगने के लिए छोड़ दिया था। सेना छोड़ने के बाद वह कुछ वर्षों के लिए दुनिया से गायब हो गए। जब सब उन्हें भूलने लगे थे, तब दुनिया के संघर्ष क्षेत्रों में एक नई किंवदंती उभरने लगी। वह थी प्रच्छाया नामक एक भूतिया इकाई का उदय। प्रच्छाया एक रहस्यमयी भाड़े की सेना थी जिसकी कोई राष्ट्रीयता या संबद्धता नहीं थी, लेकिन उनकी काबिलियत असली थी। वे दुनिया भर की प्रसिद्ध विशेष बलों से आए सर्वश्रेष्ठ सैनिकों का एक समूह थे, सचमुच राक्षसों की एक सेना। ब्रिटेन की SAS, रूस की स्पेट्सनाज, अमेरिका की नेवी सील्स के पूर्व सदस्यों सहित 12 जिंगिंग लोगों की यह छोटी सी टीम केवल उन सबसे खतरनाक और असंभव मिशनों को चुनती थी जिन्हें राष्ट्र हल नहीं कर सकते थे। सोमाली समुद्री डाकुओं द्वारा अपहृत एक तेल टैंकर को केवल 10 मिनट में बिना किसी बंधक को नुकसान पहुंचाए बचाने का मिशन। कोलंबियाई ड्रग कार्टेल के गढ़ में घुसपैठ कर उनके अभेद्य माने जाने वाले बॉस का सिर कलम करने का हत्या मिशन। अफ्रीकी गृह युद्ध क्षेत्र में सैकड़ों विद्रोहियों से घिरे शरणार्थियों को बिना एक भी हताहत के बचाने का चमत्कारी मिशन। उनके सभी मिशनों की सफलता दर 100% थी, और मिशन के बाद घटनास्थल पर कोई निशान नहीं बचता था। वे एक भूत की तरह प्रकट होते और एक भूत की तरह गायब हो जाते। इसलिए लोग उन्हें प्रच्छाया कहते थे, और उस महान भूतिया इकाई का नेतृत्व करने वाला परछाई के पीछे का कमांडर, उसका कोड नेम साया था। वह कोई और नहीं बल्कि भारत की सेना द्वारा खुद ही निकाल दिया गया दुर्भाग्यशाली तेनसै मेजर कबीर था। उसने अपने जैसे ही दर्द झेल चुके दुनिया भर के त्यागे हुए सैनिकों को इकट्ठा किया और एक ऐसी सेना बनाई जो देश के लिए नहीं बल्कि केवल अपने विश्वासों और भाईचारे के लिए लड़ती थी। दुनिया की सबसे मजबूत और स्वतंत्र सेना। उसकी प्रसिद्धि अब दुनिया के सभी संघर्ष क्षेत्रों में सभी सैनिकों के लिए सम्मान का विषय बन गई थी।
यहां तक कि रक्षा मंत्रालय या रॉ जैसी बड़ी साम के पड़छा संघर्ष खुफिया एजेंसियां भी उन गंदे मामलों को निपटाने के लिए खगोलीय रकम चुकाकर उसे गुप्त रूप से मिशन सौंपती थीं, जिन्हें वे आधिकारिक तौर पर हल नहीं कर सकते थे। वह अब केवल पैसे के लिए लड़ने वाला भाड़े का सैनिक नहीं था। वह राष्ट्रों की सीमाओं से परे दुनिया में संतुलन बनाए रखने वाला एक प्रतिमाना में लाचिम अदृश्य तुला बन गया था। और अब वह महान साया अपनी सारी पहचान छिपाकर भारत के एक तपते रेगिस्तानी अड्डे पर के नाम के एक साधारण भारतीय भाड़े के सैनिक के रूप में एक अहंकारी भारतीय हवलदार के तिरस्कार को चुपचाप सहन कर रहा था। आखिर क्या चीज उसे फिर से इस सबसे निचले स्तर पर ले आई थी? 3 महीने पहले स्विट्जरलैंड के जिनेवा में एक शांत झील के किनारे धुंध भरी सुबह में एक पुराने गोदाम के अंदर 2 आदमी आमने सामने बैठे थे। एक साधारण पर्यटक जैसा दिखने वाला भारतीय व्यक्ति था, कबीर यानी साया, और उसके सामने एक महंगे सूट में एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी बैठा था। वह भारत के रक्षा मंत्रालय के भीतर एक ऐसा व्यक्ति था जिसके अस्तित्व के बारे में केवल कुछ शीर्ष अधिकारी ही जानते थे। गुप्त अभियानों का कुल प्रभारी, जिसे नियंत्रक कहा जाता था। बहुत समय हो गया, साया, नियंत्रक ने धीमी आवाज में कहा। उसकी आवाज नरम थी, लेकिन उसमें अनगिनत रहस्य और शक्ति का भार था। क्या बात है नियंत्रक? प्रछाया अभी कुछ समय के लिए छुट्टी पर है, कबीर ने भावहीन स्वर में उत्तर दिया। मेरे पास एक मिशन है जो मैं व्यक्तिगत रूप से तुम्हें सौंपना चाहता हूं। बेशक भुगतान वही होगा जो तुम मांगोगे। मुझे पैसे में कोई दिलचस्पी नहीं है। पहले मिशन का विवरण सुनकर फैसला करूंगा। नियंत्रक ने एक कड़वी मुस्कान के साथ मेज पर एक सैटेलाइट तस्वीर रखी। यह थार रेगिस्तान के बीच में स्थित गरुड़ किले की तस्वीर थी। रक्षा मंत्रालय इस जगह को लेकर बहुत चिंतित है। सतह पर यह एक आदर्श किला लगता है, लेकिन अंदर से यह गंभीर रूप से सड़ रहा है। ऐसी खबरें लगातार आ रही हैं। अनुशासनहीनता, नस्लवाद और यहां तक कि सैन्य सामान की तस्करी के भी आरोप हैं। लेकिन अगर हम एक आधिकारिक निरीक्षण दल भेजते हैं तो वे चालाकी से सब कुछ छिपा लेंगे और एक आदर्श इकाई होने का नाटक करेंगे। उसने कबीर की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, इसीलिए हमें तुम्हारी जरूरत है। हमें अभी सबसे वस्तुनिष्ठ और सबसे क्रूर मूल्यांकन चाहिए, किसी को पता चले बिना। सबसे गहराई में जाओ और उन गरुड़ों का असली चेहरा देखकर रिपोर्ट दो। नियंत्रक ने कबीर को एक ऐसा प्रस्ताव दिया जिसे वह अस्वीकार नहीं कर सकता था। एक चूहा बन जाओ, एक सबसे महत्वहीन भाड़े के सैनिक का भेष बदलकर उस गरुड़ किले के सबसे निचले स्तर में प्रवेश करो। 3 महीने तक उनके साथ खाओ, सो और सांस लो और उनकी हर बात पर नजर रखो। हमें बताओ कि जब कोई जाम साट नहीं होता तो हमारे गौरवशाली गरुड़ वास्तव में योद्धाओं की तरह लड़ते हैं या वे सिर्फ करदाताओं का पैसा बर्बाद करने वाले लकड़बग्घे हैं। यह एक खतरनाक और अपमानजनक मिशन था। दुनिया की सबसे मजबूत भाड़े की सेना के कमांडर को सबसे निचले स्तर पर जाकर हर तरह के तिरस्कार और भेदभाव को सहने के लिए कहा जा रहा था। कबीर ने कुछ देर चुपचाप खिड़की के बाहर घने कोहरे को देखा। उसके मन में 5 साल पहले का वह दिन कौंध गया जब उसे अपनी वर्दी उतारनी पड़ी थी। उसके साथियों को मौत के घाट उतारने वाली सिर्फ दुश्मन की गोलियां नहीं थीं। यह अयोग्य कमांडरों की वजह से था जो मेज पर बैठकर वास्तविकता से दूर की योजनाएं बनाते थे, और कायर शीर्ष अधिकारियों की वजह से था जिन्होंने विफलता का दोष मौके पर मौजूद कमांडर पर डाल दिया था, यानी सड़ी हुई सैन्य प्रणाली। सेना छोड़ते समय उसने सोचा था कि यह केवल भारतीय सेना की समस्या है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में दुनिया भर के संघर्षों में भटकने के बाद उसने महसूस किया कि भ्रष्टाचार, अक्षमता और अहंकार हर सेना में मौजूद एक पुरानी बीमारी है, और उस बीमारी का सबसे बड़ा शिकार हमेशा वे गुमनाम सैनिक होते हैं जो सबसे निचले स्तर पर चुपचाप अपना कर्तव्य निभाते हैं। मैं स्वीकार करता हूं, कबीर ने अंततः कहा, लेकिन एक शर्त है। बताओ, मैं इस मिशन के लिए कोई भुगतान नहीं लूंगा। इसके बजाय मैं चाहता हूं कि आप मेरी रिपोर्ट की सामग्री के आधार पर रक्षा मंत्री के नाम पर गरुड़ किले की कमान संरचना में पूर्ण फेरबदल और जिम्मेदार लोगों को दंडित करने का वादा करें। सड़ी हुई जड़ों को उखाड़ फेंकना ही होगा। उसकी दृढ़ मांग पर नियंत्रक एक पल के लिए हैरान हुआ, लेकिन फिर उसने सिर हिला दिया। ठीक है, यह तुम्हारे लायक शर्त है। मैं वादा करता हूं तुम्हारी रिपोर्ट सीधे रक्षा मंत्री को दी जाएगी।
कबीर अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। वह अब दुनिया की सबसे मजबूत भाड़े की सेना का कमांडर साया नहीं था। वह अब एक भ्रष्ट प्रणाली की सच्चाई को उजागर करने के लिए स्वेच्छा से सबसे निचले स्तर पर जाने वाला एक गुमनाम निरीक्षक के बनने की तैयारी कर रहा था। एक और बात, नियंत्रक ने जाते हुए उसे रोका। हमने तुम्हारी यूनिट के कुछ सदस्यों को तुम्हारी तरह ही भेष बदलकर गरुड़ किले की दूसरी भाड़े की कंपनियों में घुसा दिया है। आपात स्थिति में वे तुम्हारी मदद करेंगे, तुम अकेले नहीं होगे। कबीर ने बिना कुछ कहे एक बार सिर हिलाया और घने कोहरे में गायब हो गया। उसके मन में अपने उन साथियों के प्रति अपराध बोध था जिन्हें वह अतीत में नहीं बचा सका था, और यह दृढ़ संकल्प था कि अब उसके जैसा कोई और शिकार नहीं बनेगा। के को गरुड़ किले में घुसपैठ किए 2 महीने बीत चुके थे। उस रात भी अड्डा सामान्य आलस्य और शांति में डूबा हुआ था। बाहरी चौकियों पर तैनात भारतीय सैनिक हेडफोन लगाकर संगीत सुन रहे थे या अपने साथियों के साथ मजाक करके समय काट रहे थे। उनके दिमाग में केवल यह अहंकारी विश्वास था कि इस लोहे जैसे किले पर हमला होना असंभव है, लेकिन उनका अहंकार घोर अंधेरे को चीरकर आई एक रोशनी की किरण से चकनाचूर हो गया। शू की एक तेज आवाज के साथ अड्डे का हृदय, केंद्रीय कमांड और कंट्रोल रूम एक विशाल आग के गोले में घिर गया। विद्रोहियों के एक पोर्टेबल एंटी टैंक रॉकेट, जिसे शैतान का तीर कहा जाता था, ने अपने लक्ष्य को सटीकता से भेदा था। यह एक संकेत था, और फिर रेगिस्तान की खामोशी को तोड़कर नरक का संगीत शुरू हो गया। चारों ओर से दर्जनों सैकड़ों मोटार के गोले बारिश की तरह बरसने लगे। धड़ाम धड़ाम धड़ाधड़ गोले अड्डे के विभिन्न हिस्सों में गिरे, बैरकों और ईंधन डिपो को एक के बाद एक उड़ाते हुए। शांतिपूर्ण गरुड़ किला पलक झपकते ही आग के समुद्र और हाहाकार के दृश्य में बदल गया। दुश्मन का हमला, सभी अपनी अपनी पोजीशन पर जाओ। देर से आपातकालीन सायरन बजा, लेकिन तब तक कमांड संरचना पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी थी। पहले हमले में कमांड और कंट्रोल रूम के नष्ट हो जाने से अड्डा एक सिर कटे विशाल सांप की तरह भ्रम में इधर उधर भटक रहा था। संचार नेटवर्क ठप हो गया था और प्रत्येक इकाई को अपने कमांडर के आदेश के बिना बिखर कर अपनी जान बचाने की सबसे खराब स्थिति का सामना करना पड़ा। अनुभवहीन युवा भारतीय सैनिक जो पहली बार वास्तविक लड़ाई का सामना कर रहे थे, मौत के डर से अपना विवेक खो बैठे और चीखते हुए इधर उधर भागने लगे। मां, मुझे बचाओ, संचार काम नहीं कर रहा, मुख्यालय जवाब दो। इस बीच के को परेशान करने वाला हवलदार विक्रम सिंह भी कोई अपवाद नहीं था। जब उसके बैरक के पास एक मोटार गिरा तो उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसने अपने आदमियों की परवाह किए बिना सबसे सुरक्षित दिखने वाले भूमिगत बंकर की ओर दौड़ लगा दी। सामान्य समय में उसकी बहादुरी की बातें वास्तविक मौत के डर के सामने खोखली चीखें मात्र थीं। अड्डा पूरी तरह से असुरक्षित था। इस दर पर बाहरी बाड़ को तोड़कर घुसने वाले विद्रोहियों द्वारा उनका सफाया होना केवल समय की बात थी, लेकिन उस नारकीय अराजकता के बीच केवल एक व्यक्ति शांत था के। जब उसका कंटेनर बैरक मोटार के झटके से हिल रहा था, तब भी वह बिना किसी घबराहट के, जैसे कि वह लंबे समय से इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहा हो, अपना सामान पैक करने लगा। उसकी आंखें अब एक कमजोर भारतीय भाड़े के सैनिक की नहीं थीं। उसकी आंखों में महान कमांडर साया की ठंडी लड़ाई की भावना धधक रही थी, जो अंततः शुरू हुई असली जंग का सामना कर रहा था। उसने अपने पुराने बिस्तर के नीचे छिपा हुआ एक काला सैटेलाइट संचार उपकरण निकाला। फिर उसने एक गुप्त आवृत्ति का चैनल सेट किया, जिसे केवल प्रच्छाया के सदस्य ही जानते थे, और धीमी आवाज में अपना पहला आदेश दिया। सभी सायों, सोने का समय खत्म, अब शिकार शुरू होगा। उसकी आवाज भ्रम में डूबे गरुड़ किले के रात के आसमान में शांत लेकिन दृढ़ता से गूंज रही थी। सभी सायों, सोने का समय खत्म, अब शिकार शुरू होगा। के यानी साया की धीमी आवाज गुप्त आवृत्ति के माध्यम से बिखरे हुए प्रच्छाया के सदस्यों तक पहुंची। उसी क्षण गरुड़ किले के विभिन्न हिस्सों में अविश्वसनीय घटनाएं होने लगीं। भाड़े के सैनिकों के इलाके में मैकेनिक की दुकान में तेल से सने काम के कपड़े पहने हुए एक विशालकाय रूसी मैकेनिक भालू था। के का आदेश सुनते ही उसने अपने हाथ में पकड़ा स्पैनर फेंक दिया और अपनी छिपी हुई भारी मशीन गन निकाली। फिर वह अड्डे की सबसे कमजोर पूर्वी रक्षा पंक्ति की ओर दौड़ा और बरसते मोटार के गोलों के बीच भी शांति से मशीन गन को स्थापित कर आग उगलना शुरू कर दिया।
धड़ 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 की गगनभेदी आवाज के साथ कंटीले तारों की बाड़ को तोड़ने की कोशिश कर रही विद्रोही अग्रिम टुकड़ी सूखी पत्तियों की तरह ढेर हो गई। मेडिकल कक्ष में सहायक के रूप में काम कर रही एक सुनहरे बालों वाली ब्रिटिश सुंदरी नाइटिंगेल थी। अपने नाजुक रूप के विपरीत उसने भी अपनी कमर से 2 पिस्तौलें निकालीं और घायल भारतीय सैनिकों को बचाने के लिए आग की बौछार में कूद पड़ी। वह प्राथमिक उपचार करते हुए भी पास आने वाले दुश्मनों को सटीक निशाने से मार गिरा रही थी। भोजनालय में काम करने वाला दक्षिण अमेरिकी रसोइया एल कोको, रसद गोदाम की रखवाली करने वाला अफ्रीकी शैडो, पिछले कुछ समय से अपने अपने स्थानों पर साधारण भाड़े के सैनिक होने का नाटक करने वाले 11 प्रच्छाया सदस्य, जैसे नींद से जागा हुआ ड्रैगन, एक साथ अपना असली रूप दिखाने लगे कि कंटेनर बैरक की छत पर सबसे ऊंचे स्थान पर बैठ गया और युद्ध के मैदान की पूरी स्थिति को एक नजर में देख रहा था। उसके हाथ में केवल एक पुरानी दूरबीन थी, लेकिन उसके दिमाग में युद्ध के मैदान के सभी चर कंप्यूटर की तरह गणना कर रहे थे। भालू 3 बजे की दिशा में दुश्मन का रॉकेट लॉन्चर चलाने वाला, खत्म करो। नाइटिंगेल बंकर की ओर घायलों के पास पहुंच रहे 2 दुश्मनों को संभालो। शैडो, पश्चिमी बाड़ टूट गई है, तुरंत मदद भेजो। उसने अंग्रेजी, रूसी, स्पेनिश और यहां तक कि अफ्रीकी जनजातीय बोलियों में भी बिना रुके आदेश दिए। उसके नेतृत्व में बेतरतीब भीड़ की तरह बिखरे हुए भाड़े के सैनिक एक संगठित जीव की तरह काम करने लगे। वे ध्वस्त हो चुकी भारतीय सेना की कमान संरचना के खाली स्थानों को भर रहे थे, सबसे कमजोर रक्षा पंक्तियों का निर्माण कर रहे थे और चमत्कारिक ढंग से विद्रोहियों के भयंकर हमले को रोक रहे थे। भ्रम में पड़े भारतीय सैनिक केवल यह देखकर हैरान थे कि यह भूतिया इकाई कहां से प्रकट हुई और कैसे लड़ रही है। जब रक्षा पंक्ति कुछ हद तक स्थिर हो गई तो कि चुपचाप छत से नीचे उतर आया। अब कमांडर के बजाय साया के रूप में कार्य करने का समय था। उसके हाथ में केवल एक तेज धार वाला सैन्य चाकू और एक साइलेंसर लगी पिस्तौल थी। वह धुएं की तरह चुपचाप अंधेरे में विलीन हो गया। मोटार, विस्फोटों की चमक और परछाइयों का उपयोग करते हुए वह एक भूत की तरह युद्ध के मैदान में घूम रहा था। उसका पहला लक्ष्य अड्डे के बाहरी इलाके में स्थित निगरानी टावर पर कब्जा जमाए हुए दुश्मन का स्नाइपर था, जो हमारे सैनिकों को निशाना बना रहा था। के बिना कोई आवाज किए निगरानी टावर के नीचे तक पहुंची गया। फिर उसने 30 मीटर ऊंचे लोहे के खंभे पर एक मकड़ी की तरह नंगे हाथों से चढ़ना शुरू कर दिया। निगरानी टावर के अंदर बैठे स्नाइपर को बिल्कुल भी पता नहीं चला कि मौत की परछाई उसकी पीठ के पीछे से आ रही है। के ने आखिरी लोहे की छड़ को पकड़ा और अपने शरीर को उछालकर चुपचाप निगरानी टावर के अंदर उतरा और इससे पहले कि स्नाइपर मुड़ पाता, उसने उसकी गर्दन में चाकू घोंप दिया। खच्च की एक छोटी चीख के साथ स्नाइपर गिर पड़ा। के ने गिरे हुए स्नाइपर की राइफल उठाई और युद्ध के मैदान पर नजर डाली। उसकी नजर अड्डे की पूर्वी रक्षा पंक्ति को खतरे में डालने वाली दुश्मन की भारी मशीन गन की स्थिति पर पड़ी। उसने एक घुटना टेका और निशाना साधा। ठाएं की एक तीखी आवाज के साथ 500 मीटर दूर दुश्मन की मशीन गन चलाने वाले का सिर सटीकता से फट गया। दुश्मन की मारक क्षमता तुरंत शांत हो गई। वह फिर से अंधेरे में गायब हो गया। इस बार उसका लक्ष्य अड्डे के मध्य भाग की ओर जाने वाले रास्ते को रोके हुए दुश्मन का बख्तरबंद वाहन था। वह पेट के बल रेंगते हुए लगभग जमीन से एक होकर बख्तरबंद वाहन के अंधे स्थान पर पहुंचा। फिर उसने अपनी कमर से एक विशेष रूप से बनाया गया चिपकने वाला बम निकाला और उसे बख्तरबंद वाहन के सबसे कमजोर हिस्से इंजन के नीचे चिपका दिया और फिर वह चुपचाप वहां से निकल गया। कुछ देर बाद धड़ाम की एक भयानक आवाज के साथ दुश्मन का बख्तरबंद वाहन एक विशाल आग के गोले में बदल गया। उसकी हरकतें एक सुव्यवस्थित संगीत रचना की तरह थीं। वह अकेले ही दुश्मन के कमांडर को सबसे ज्यादा दर्द देने वाले प्रमुख लक्ष्यों को चुनकर सटीकता और क्रूरता से नष्ट कर रहा था। वह सिर्फ एक सुव्यवस्थित संगीत रचना की तरह था, सैनिक नहीं था। वह स्वयं युद्ध था। जब दुश्मन की मुख्य मारक क्षमता नष्ट हो गई और लड़ाई का रुख धीरे धीरे हमारी ओर झुकने लगा, तभी के सामरिक संचार उपकरण पर प्रच्छाया के एक सदस्य की तत्काल रिपोर्ट आई। साया सेक्टर 7 में पुराने बैरक की इमारत में जाट रेजिमेंट की एक टुकड़ी घिर गई है। वे दुश्मन के भारी हमले में हैं और जल्द ही ढह जाएंगे। दोहराता हूं, जाट रेजिमेंट की एक टुकड़ी घिर गई है। कि एक पल के लिए झिझका।
उसका मिशन अड्डे की रक्षा और दुश्मन के प्रमुख लक्ष्यों को नष्ट करना था। जोखिम उठाकर भारतीय सैनिकों को बचाना उसके मिशन के दायरे से बाहर था, खासकर जब उसे पता चला कि घिरी हुई टुकड़ी का कमांडर हवलदार विक्रम सिंह है, तो उसके मन में एक ठंडा गुस्सा उठा। वही इंसान जिसने उसे इतना अपमानित और कुचला था, वह मरे या जिए इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए था। लेकिन उसके मन में 5 साल पहले के अपने साथियों के चेहरे कौंध गए, जो उस पर विश्वास करते हुए मारे गए थे। उस समय वह उन्हें नहीं बचा सका था। उसने कसम खाई थी कि वह फिर कभी अपनी आंखों के सामने किसी साथी को मरते हुए नहीं देखेगा। विक्रम सिंह भले ही एक अहंकारी कमीना था, लेकिन इस क्षण वह केवल एक साथी था जो दुश्मन की बंदूक की नोक पर डर से कांप रहा था। समझ गया, मैं खुद जा रहा हूं, के ने संक्षिप्त उत्तर दिया और पुराने बैरक वाली इमारत सेक्टर 7 की ओर दौड़ पड़ा। वह जगह पहले से ही नरक बन चुकी थी। पुरानी इमारत आधी ढह चुकी थी और चारों ओर से आ रही गोलियों और रॉकेटों के कारण हिलना भी मुश्किल था। के ने इमारत की संरचना का तेजी से आकलन किया। मुख्य द्वार से प्रवेश करना आत्महत्या थी। उसने इमारत के पीछे एक छोटा नाला देखा जो सीवर की ओर जाता था। उसने बिना किसी झिझक के बदबूदार नाले में छलांग लगा दी। चूहों और कीड़ों से भरे अंधेरे रास्ते से गुजरते हुए वह अंततः इमारत के अंदर घुसने में सफल रहा। इमारत के अंदर शवों और घायलों से भरा हुआ था। विक्रम सिंह और उसके बचे हुए 2 सैनिक एक टूटी हुई दीवार के पीछे छिपकर निराशाजनक रूप से अंतिम प्रतिरोध कर रहे थे। उनके पास गोलियां लगभग खत्म हो चुकी थीं। हवलदार साहब, अब हम खत्म हो गए, एक सैनिक रो पड़ा। तभी उनकी पीठ के पीछे से अंधेरे में से के की आवाज आई, अभी खत्म नहीं हुआ है जाट। विक्रम और उसके सैनिक घबराकर पीछे मुड़े। वहां जिस भारतीय भाड़े के सैनिक का वे इतना तिरस्कार करते थे, के एक यमदूत की तरह चुपचाप खड़ा था। अभी खत्म नहीं हुआ है जाट। अंधेरे में गूंजती के की आवाज विक्रम सिंह और उसके आदमियों के लिए किसी दैवीय भविष्यवाणी या यमदूत की फुसफुसाहट जैसी थी। उन्होंने भय और आश्चर्य से मिली जुली आंखों से अपनी पीठ के पीछे भूत की तरह खड़े के को देखा। तुम यहां कैसे? विक्रम हकलाया। उसके चेहरे पर यह अविश्वास साफ झलक रहा था कि जिस दाल चावल दोस्त का वे इतना तिरस्कार करते थे, वह इस नारकीय घेराबंदी को तोड़कर यहां प्रकट हो गया है। के पास उसके सवाल का जवाब देने का समय नहीं था। उसने हाथ के इशारे से उन्हें चुप रहने के लिए कहा और टूटी हुई दीवार से बाहर की स्थिति का जायजा लिया। इमारत के बाहर 20 से अधिक विद्रोही सैनिकों ने उन्हें पूरी तरह से घेर रखा था। सामने से निकलना असंभव था। केवल एक ही रास्ता था। के ने तेजी से फैसला किया। उसने अपनी पीठ से एक छोटा बैग उतारा। उसके अंदर उसके द्वारा बनाए गए विशेष फ्लैश बैंग और स्मोक ग्रेनेड थे। उसने विक्रम और उसके आदमियों की ओर धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में अपनी योजना बताना शुरू किया। अब मेरी ईच अदरार आप करता है। बात ध्यान से सुनो। मैं उस खिड़की को तोड़कर एक फ्लैश बैंग फेंकूंगा। उसी समय तुम लोग विपरीत दिशा के दरवाजे की ओर भागोगे और मेरे संकेत पर स्मोक ग्रेनेड फोड़कर बाहर निकल जाओगे, समझे? उसकी आवाज में अब एक साधारण भाड़े के सैनिक की झिझक नहीं थी। यह एक अनुभवी कमांडर की आवाज थी जिसने अनगिनत युद्ध क्षेत्रों का नेतृत्व किया था। विक्रम एक पल के लिए उसे घूरता रहा। एक भाड़े का सैनिक उसके जैसे जाट रेजिमेंट के हवलदार को आदेश दे रहा था। सामान्य समय में उसने तुरंत उसका झबड़ा तोड़ दिया होता, लेकिन अब उसकी बातों में एक ऐसी शक्ति और विश्वसनीयता थी जिसका विरोध नहीं किया जा सकता था। क्या कर रहे हो? जवाब नहीं दोगे? के की तीखी फटकार पर विक्रम ने अनजाने में ही अनुशासित स्वर में जवाब दिया, समझ गया, ठीक है, 10 सेकंड में शुरू करते हैं, तैयार रहो। के ने अपनी घड़ी देखी और खिड़की के दरार से फ्लैश बैंग बाहर फेंक दिया। फिस की एक तीखी आवाज के साथ इमारत के बाहर एक शक्तिशाली रोशनी चमकी जिसने विद्रोहियों की आंखों को अंधा कर दिया। अब भागो! उसकी चीख के साथ विक्रम और उसके आदमी पागलों की तरह विपरीत दरवाजे की ओर भागे। जैसे ही उन्होंने स्मोक ग्रेनेड फोड़ा, घना धुआं तुरंत चारों ओर फैल गया। इस भ्रम का फायदा उठाते हुए के एक तेंदुए की तरह टूटी हुई इमारत के मलबे के बीच चुपचाप आगे बढ़ा और भ्रमित विद्रोहियों को एक एक करके खत्म करना शुरू कर दिया। उसकी हरकतें कला की तरह थीं। वह लगभग बंदूक का इस्तेमाल नहीं कर रहा था।
वह केवल एक चाकू से दुश्मन के कमजोर हिस्सों पर सटीक वार कर रहा था और कभी कभी नंगे हाथों से दुश्मन की गर्दन तोड़ देता था। वह मौत का नृत्य करने वाला एक हत्यारा था और युद्ध के मैदान पर हावी एक संहारक था। विक्रम और उसके आदमी धुएं के बीच उस क्रूर और सुंदर दृश्य को भयभीत होकर देखते रहे। 1 मिनट से भी कम समय में इमारत को घेरे हुए 20 विद्रोही सैनिक खामोश लाशों में बदल गए थे। के ने अपने खून से स्ने चाकू को लापरवाही से पोंछा और स्तब्ध खड़े विक्रम के पास आया। विक्रम लड़ाई के दौरान एक छर्रे से घायल हो गया था और उसका पैर जख्मी था। उसने भय और सम्मान की मिली जूली आंखों से अपनी ओर आते के को देखा। के ने बिना कुछ कहे अपने बैग से एक प्राथमिक चिकित्सा किट निकाली और उसके सामने फेंक दी। पैर में लगे छर्रे को निकालो, अगर ज्यादा खून बहने से मरना नहीं चाहते। उसकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। विक्रम ने कांपते हाथों से प्राथमिक चिकित्सा किट उठाई। उसने के से कुछ पूछने के लिए सिर उठाया, तुम आखिर हो कौन? लेकिन उसके मुंह से शब्द नहीं निकले। के ने उसे न तो घृणा से और न ही सहानुभूति से, बल्कि बस एक भावहीन चेहरे से देखा और कहा, खड़े हो जाओ जाट। उसकी आवाज में कोई भावना नहीं थी, लेकिन उसमें किसी भी जनरल के आदेश से ज्यादा वजन था, क्योंकि युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। यह सुनते ही विक्रम अनजाने में अपने पैर का दर्द भूलकर लड़खड़ाते हुए खड़ा हो गया और फिर उसने अपने जीवन में पहली बार सच्चे सम्मान के साथ उस भारतीय भाड़े के सैनिक को सलाम किया जिसने उसकी जान बचाई थी। यह वह क्षण था जब उसका अहंकारी संसार पूरी तरह से ढह गया था। नरक जैसी लंबी रात बीतने के बाद रेगिस्तान के क्षितिज पर भोर की हल्की रोशनी दिखाई देने लगी। गरुड़ किले पर छाई गोलियों और धमाकों की आवाजें जैसे किसी झूठ की तरह थम गई थीं। रात भर चली लड़ाई चमत्कारिक रूप से संयुक्त बलों की जीत के साथ समाप्त हुई, लेकिन यह भारतीय सेना की जीत नहीं थी। यह उस रहस्यमयी भाड़े की सेना प्रच्छाया की जीत थी, जो अंधेरे में प्रकट हुई और युद्ध के मैदान पर हावी हो गई। अगर वे न होते तो गरुड़ किला अब तक विद्रोहियों के झंडे के नीचे राख के ढेर में बदल गया होता। लड़ाई खत्म होने के बाद प्रच्छाया के सदस्य फिर से अपने पुराने रूप में लौट आए। मैकेनिक भालू ने जैसे कुछ हुआ ही न हो टूटे हुए बख्तरबंद वाहन की मरम्मत शुरू कर दी और मेडिकल सहायक नाइटिंगेल घायलों की देखभाल में लग गई। वे फिर से अड्डे के साधारण और गुमनाम भाड़े के सैनिक बन रहे थे। के भी रात भर दिखाए गए उस क्रूर कमांडर के रूप को छोड़कर फिर से के नामक एक शांत भारतीय भाड़े के सैनिक के रूप में लौट आया था। वह लड़ाई के निशानों से भरे अड्डे के मध्य भाग में चुपचाप चल रहा था। उसके हाथ में बंदूक के बजाय एक छोटी थैली थी जिसमें मृत सैनिकों के पहचान टैग थे। वह रात भर दुश्मन और दोस्त का भेद किए बिना गिरे हुए सभी योद्धाओं का अंतिम संस्कार कर रहा था। बचे हुए भारतीय सैनिक उसे अब एक बिल्कुल अलग नजर से देख रहे थे। उनकी आंखों में अब घृणा या उपेक्षा नहीं थी। उसकी जगह एक समझ से परे अस्तित्व के प्रति सम्मान, मौत के मुंह से बचाने वाले नायक के प्रति कृतज्ञता और एक अज्ञात भय का जटिल मिश्रण था। विशेष रूप से लंगड़ाते हुए उसके पीछे चल रहे हवलदार विक्रम सिंह का मन और भी जटिल था। उसने रात भर के की हर हरकत देखी थी। एक देवता जैसी कमान क्षमता, एक राक्षस जैसी युद्ध कौशल और यहां तक कि दुश्मन सैनिकों के प्रति भी एक सैनिक के गहरे सम्मान की भावना। उसने महसूस किया कि जिस भारतीय को वह दाल चावल दोस्त कहकर चिढ़ाता था, वह वास्तव में एक सच्चा योद्धा था जिसके स्तर तक वह अपनी पूरी जिंदगी लगाकर भी नहीं पहुंच सकता था। वह के पास जाकर कुछ कहना चाहता था, वह माफी मांगना चाहता था और वह पूछना चाहता था, तुम आखिर हो कौन? लेकिन उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। उसके द्वारा किए गए सभी कुकृत्य एक शर्मनाक दाग की तरह उसकी जीभ को सुन्न कर रहे थे। वह बस एक अपराधी की तरह चुपचाप के पीछे चलता रहा। के टूटे हुए कमांड और कंट्रोल रूम की इमारत के मलबे के सामने रुकलास एक सामने आप गो पारे गया। वह उगते हुए सूरज को देखते हुए गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसका मिशन वास्तव में पिछली रात की लड़ाई के साथ ही समाप्त हो गया था। गरुड़ किले की समस्याओं को साबित करने के लिए अब उसकी रिपोर्ट की जरूरत नहीं थी। पिछली रात की विनाशकारी लड़ाई के परिणाम स्वयं एक स्पष्ट प्रमाण थे। वह अब यहां से जाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसके मन के एक कोने में एक कड़वाहट थी। यह तथ्य कि यह जगह भी उस यूनिट से अलग नहीं थी जिसे उसने 5 साल पहले छोड़ा था।
अहंकार और 5 सुमेसालिंग के गाती हा लेकिन साच क्रामे प्रमाण थे। भ्रष्टाचार सेना की वर्दी के रंग या इस्तेमाल की जाने वाली भाषा से कोई संबंध नहीं रखते थे। यह सैन्य संगठन नामक विशाल प्रणाली का एक पुराना कैंसर था। तभी दूर से एक ऐसी गगनभेदी आवाज सुनाई दी जो अन्य हेलीकॉप्टरों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली थी। सभी सैनिक हैरान होकर आसमान की ओर देखने लगे। रेगिस्तान के लाल आसमान की पृष्ठभूमि में बिना किसी निशान वाला एक विशालकाय काला चिनूक हेलीकॉप्टर एक नरक के दूत की तरह उनकी ओर आ रहा था। न्याय का समय अंततः आ गया था। यहां के गरुड़ उड़ना भूल गए हैं के यानी साया का यह ठंडा फैसला वहां मौजूद सभी भारतीय सैन्य कमांडरों के चेहरों को राख जैसा बना गया। अड्डे के कुल कमांडर कर्नल अजय शर्मा ऐसे लड़खड़ाए जैसे उनके पैरों में जान ही न बची हो। उन्हें अब एहसास हुआ कि पिछले कुछ महीनों से उनकी यूनिट में घुसा हुआ व्यक्ति कोई साधारण भाड़े का सैनिक नहीं था, बल्कि रक्षा मंत्रालय द्वारा सीधे काम पर रखा गया एक निर्दयी निरीक्षक था। उनकी सारी सुस्ती, भ्रष्टाचार और अक्षमता उस आदमी की आंखों के माध्यम से विस्तार से रिपोर्ट की गई होगी। यह एक भयानक सच्चाई थी, लेकिन सबसे बड़े सदमे और भय में जो व्यक्ति था वह था हवलदार विक्रम सिंह साया। यह नाम उसके दिमाग में गूंज रहा था। दुनिया भर के भाड़े के सैनिकों का आदर्श और सभी विशेष बल के जवानों द्वारा सम्मानित व्यक्ति, युद्ध का देवता, वही व्यक्ति था जिसका उसने इतना तिरस्कार और अपमान किया था। वही दाल चावल दोस्त था। उसके दिमाग में वे सारे कुकृत्य एक फिल्म की तरह चलने लगे जो उसने के साथ किए थे। भोजनालय में उसकी थाली पलटना और उसे फर्श से खाना उठाने के लिए ताना मारना, फायरिंग रेंज पर उसके पैरों के पास गोली चलाना और यह कहकर हंसना कि भारतीय गोलियों से बचना जानते हैं, और ऑपरेशनल बैठक में सबके सामने यह कहना कि एशियाई सैनिक सिर्फ छिपना जानते हैं। उसने एक देवता के चेहरे पर थूका था और एक देवता का गिरेबान पकड़ने की कोशिश की थी। वह दुनिया का सबसे मूर्ख और अहंकारी इंसान था। उसे केवल कोर्ट मार्शल का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह भाड़े के सैनिकों की दुनिया का एक अलिखित नियम था कि जो साया को अपना दुश्मन बनाता है वह इस क्षेत्र में जीवित नहीं रह सकता। अब वह खत्म हो गया था। उसका सैन्य जीवन नहीं, उसका जीवन ही खत्म हो गया था। उसके मुंह से एक अर्थहीन कराह निकली। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह बेहोश होकर रेत के फर्श पर गिर पड़ा। लेकिन इस समय किसी को भी उसकी परवाह नहीं थी। हर कोई अपने भाग्य का फैसला करने वाले साया के अगले शब्दों का इंतजार कर रहा था। नियंत्रक ने कर्नल शर्मा की ओर मुड़कर ठंडी आवाज में कहा, कर्नल शर्मा, आपको आज से आपकी ड्यूटी से मुक्त किया जाता है। आप तुरंत दिल्ली लौटेंगे और इस घटना की जिम्मेदारी लेंगे। यहां मौजूद अन्य कमांडर भी। उसके शब्दों से अधिकारियों के चेहरे निराशा से विकृत हो गए। जब साया की अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी तो शायद आप में से कई लोगों का मामला केवल वर्दी उतारने से खत्म नहीं होगा। नियंत्रक ने अंत में के पास जाकर पूछा, अब तुम्हारा क्या इरादा है साया? मिशन खत्म हो गया है, क्या तुम हमारे साथ लौटोगे? के ने एक पल के लिए चुपचाप गिरे हुए विक्रम और निराशा में डूबे भारतीय सैनिकों को देखा। फिर उसने धीमी आवाज में जवाब दिया, नहीं, क्योंकि युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। उसकी आंखें इस बर्बाद अड्डे से परे, इस भयानक युद्ध के असली दोषियों की ओर देख रही थीं। उसका शिकार तो अभी शुरू हुआ था। उसकी वापसी का मतलब केवल एक अड्डे का पतन नहीं था। यह दुनिया भर में फैले सैन्य भ्रष्टाचार और अहंकार के खिलाफ साया के विशाल युद्ध की शुरुआत का एक प्रस्तावना मात्र था। साया की वापसी ने गरुड़ किले में खून की आंधी ला दी। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने नियंत्रक और साया द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई गरुड़ किला फील्ड ऑडिट फाइनल रिपोर्ट के आधार पर अभूतपूर्व स्तर पर एक कठोर शुद्धिकरण अभियान शुरू किया। अड्डे के कुल कमांडर कर्नल शर्मा सहित 10 कमांडिंग अधिकारियों को उसी दिन ड्यूटी से हटाकर दिल्ली बुला लिया गया। उन्हें सैन्य अदालत में पेश किया गया और कर्तव्य में लापरवाही, सैन्य सामान की हेराफेरी और नस्लीय भेदभाव को नजरअंदाज करने के आरोप में सभी को अपमानजनक सेवानिवृत्ति का सामना करना पड़ा, जो एक सैनिक के लिए सबसे दुखद अंत था। उन्होंने अपने जीवन भर जो सम्मान कमाया था वह एक ही रात में धूल में मिल गया। और इस पूरी घटना के सूत्रधार हवलदार विक्रम सिंह भी कानून के न्याय से नहीं बच सके। उन्हें यूनिट में क्रूरता, नस्लीय भेदभाव
और युद्ध के दौरान आदेश की अवज्ञा के आरोप में सैन्य अदालत में पेश किया गया। अदालत में विक्रम पूरी तरह से बदल चुका था। उसका पिछला अहंकारी और आत्मविश्वासी रूप गायब हो गया था और उसकी जगह एक हारे हुए सैनिक की छवि थी जिसने सब कुछ खो दिया था। उसने मुकदमे के दौरान सिर झुकाए रखा और अभियोजक के सभी आरोपों को चुपचाप स्वीकार कर लिया। उसके वकील ने यह कहकर नरमी की अपील की कि उसने लड़ाई के दौरान बहुत बहादुरी दिखाई थी और अत्यधिक तनाव में गलती कर बैठा था, लेकिन मुकदमे में गवाह के रूप में पेश हुए उसके अपने ही यूनिट के सदस्यों ने उसका साथ छोड़ दिया। हवलदार विक्रम हमेशा भाड़े के सैनिकों, खासकर भारतीय भाड़े के सैनिकों के साथ कीड़ों जैसा व्यवहार करता था। वह हमारा साथी नहीं बल्कि हमारा कलंक था। अंततः अदालत ने विक्रम को पद से पदावनति और अपमानजनक सेवानिवृत्ति की सजा सुनाई, जो एक सैनिक के लिए मौत की सजा के बराबर थी। वह अब जाट रेजिमेंट का गौरवान्वित हवलदार नहीं था। वह अब सेना से निकाला गया एक तुच्छ व्यक्ति बन गया था। गरुड़ किले में एक नया कमांडर नियुक्त किया गया और पूरी यूनिट में बड़े पैमाने पर सुधार कार्य शुरू हुआ। भारतीय सेना और भाड़े के सैनिकों के बीच भेदभावपूर्ण व्यवहार को समाप्त कर दिया गया और सभी सैनिकों को उनकी राष्ट्रीयता या नस्ल के बजाय केवल उनकी क्षमता और चरित्र के आधार पर आंका जाने लगा। साया का शांत शिकार एक बड़े सड़ते हुए गरुड़ के पंखों को तोड़ने और नए पंख उगने देने के लिए एक दर्दनाक लेकिन आवश्यक सर्जिकल ऑपरेशन की तरह था। जिस सुबह सब कुछ व्यवस्थित होने के बाद के ने अंततः गरुड़ किला छोड़ने का फैसला किया, वह जाने से पहले एक आखिरी व्यक्ति से मिलने के लिए अड्डे की अस्थायी जेल में गया। वहां अपमानजनक सेवानिवृत्ति का फैसला पाकर अपने देश वापस भेजे जाने का इंतजार कर रहा विक्रम सिंह कैद था। लोहे की सलाखों के आर पार दोनों आदमी चुपचाप एक दूसरे को देख रहे थे। एक समय वे शासक और शासित थे, लेकिन अब उनकी स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी थी। विक्रम के का चेहरा देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था और उसने सिर झुका लिया था। उसके चेहरे पर केवल गहरा अपराध बोध और हार का भाव था। के ने उसका मजाक नहीं उड़ाया। उसने पहले की तरह ही शांत और एक सपरोग भावहीन आवाज में बोलना शुरू किया। विक्रम, उसने पहली बार विक्रम का नाम लिया था। तुमने जो किया है उसकी सजा कानून ने तय कर दी है, इसलिए मुझे अब कुछ और कहने की जरूरत नहीं है। वह एक पल के लिए रुका और खिड़की के बाहर के उजाड़ रेगिस्तान को देखा। बस एक बात बताता हूं, इस नारकीय युद्ध के मैदान में एक सैनिक की त्वचा का रंग या उसकी भाषा का कोई मतलब नहीं होता। उसकी नजरें फिर से विक्रम पर टिकीं। यहां केवल दो तरह के इंसान होते हैं, एक वो साथी जिस पर मैं अपनी पीठ का भरोसा कर सकता हूं, और दूसरा वो दुश्मन जो मेरे दिल पर निशाना साधता है। बस पिछली रात तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, क्योंकि मैंने तुम्हें दुश्मन नहीं बल्कि एक मूर्ख साथी माना। अगर ऐसा न होता तो तुम आज यहां नहीं होते। उसका हर शब्द एक चाकू की तरह विक्रम के दिल में चुभ रहा था। उसे गहराई से एहसास हुआ कि वह कितने मूर्ख और संकीर्ण विचारों में जकड़ा हुआ था। उसने आंसू बहाते हुए कांपती आवाज में कहा, माफ कर दो, मुझे सच में माफ कर दो। के ने उसकी माफी का कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने एक ऐसा आश्चर्यजनक प्रस्ताव दिया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। एक सैनिक के रूप में तुम असफल रहे, लेकिन एक योद्धा के गुण तुम में हैं, क्योंकि तुमने अंत तक अपनी बंदूक नहीं छोड़ी। वह मुड्डा और जेल से बाहर जाते हुए आखिरी शब्द कहे, जब तुम अपने किए पापों की सजा भुगत लो और अपने अतीत के अहंकार को पूरी तरह से त्याग दो, और तब भी अगर तुम्हारे मन में एक सच्चा सैनिक बनने की इच्छा बची हो तो प्रच्छाया को ढूंढ लेना। हम तुम्हें सिखाएंगे कि असली युद्ध क्या होता है। यह के द्वारा विक्रम को दी गई अंतिम दया और दूसरा मौका था। उसने विक्रम को केवल दंडित करने के बजाय उसे एक नए इंसान के रूप में उभरने का रास्ता दिखाया। विक्रम उसकी चौड़ी पीठ के पीछे गायब होते के पिछले हिस्से को एक स्तब्ध भाव से देखता रहा। उसके मन में बुझती हुई एक छोटी सी चिंगारी फिर से धीरे धीरे जलने लगी थी। उसके 1 साल बाद अफ्रीका के एक गुमनाम रेगिस्तान के बीच में एक खड़ी चट्टान पर बने प्रच्छाया के गुप्त प्रशिक्षण अड्डे पर साया यानी कबीर एक काले सामरिक जैकेट में चट्टान के किनारे खड़ा नीचे देख रहा था। उसके नीचे प्रच्छाया के नए प्रशिक्षु नरक सप्ताह नामक एक चरम प्रशिक्षण से गुजर रहे थे। हार मत मानो, जो साथी को छोड़ता है वह प्रच्छाया का सदस्य बनने के लायक नहीं है।
प्रशिक्षक की गरजदार आवाज पूरे रेगिस्तान में गूंज रही थी। प्रशिक्षु भारी सामान के साथ एक दूसरे को सहारा देते हुए ऊबड़ खाबड़ चट्टान पर चढ़ रहे थे। उनके चेहरे पसीने, आंसू और खून से लथपथ थे। साया की नजर एक प्रशिक्षु पर पड़ी। वह अब जाट रेजिमेंट का वह अहंकारी हवलदार नहीं था। रेगिस्तान की धूप में उसका वजन कम हो गया था और मांसपेशियां सख्त हो गई थीं। लेकिन सबसे बढ़कर उसकी आंखों की चमक पूरी तरह से बदल गई थी। अहंकार की जगह विनम्रता ने ले ली थी और घृणा की जगह भाईचारे ने। वह विक्रम सिंह था। वह पहले ही थककर चूर हो चुका था, लेकिन वह अपने से ज्यादा थके हुए साथी का सामान भी अपनी पीठ पर लादे हुए था और उसकी पीठ को धकेलते हुए उसके साथ चट्टान पर चढ़ रहा था। बस थोड़ी और हिम्मत टॉम, अगर हम साथ हैं तो हम यह कर सकते हैं। तभी साया के पास उसका डिप्टी और प्रछाया का नंबर 2 भालू आया। कमांडर, क्या आप सच में उस आदमी पर भरोसा करते हैं? भालू ने चिंतित स्वर में पूछा। उसने आपके साथ जो किया था उसे सोचकर मैं आज भी उसे माफ नहीं कर सकता। साया ने नीचे संघर्ष कर रहे विक्रम से अपनी आंखें हटाए बिना धीमी आवाज में जवाब दिया। मैंने उसे माफ नहीं किया है भालू। वह एक पल के लिए रुका और अपने डिप्टी की ओर देखा। मैंने उसे बस एक और मौका दिया है। उसके चेहरे पर एक बहुत हल्की मुस्कान उभरी। हर सैनिक एक दूसरे मौके का हकदार है। यही प्रछाया का पहला नियम और हमारे अस्तित्व का कारण है। उसने फिर से दूर में सैनिक छैनिक है, एक दूसरे मौके का हकदार है। सो मानिके रेगिस्तान के क्षितिज को देखा। एक समय वह भी देश द्वारा त्याग किया गया और सब कुछ खो चुका एक सैनिक था, लेकिन उसने निराशा के बीच अपने जैसे ही दर्द वाले साथियों के साथ मिलकर एक नई आशा बनाई थी। और अब वह उस दूसरे मौके को जो उसे मिला था अपने सबसे बड़े अपमान करने वाले दुश्मन को भी खुशी खुशी दे रहा था। असली ताकत त्वचा के रंग या जन्म के देश से नहीं आती। यह इस विश्वास से आती है कि हम एक दूसरे की पीठ की रक्षा कर सकते हैं, और यह उस सम्मान और भाईचारे से आती है जो किसी काप-सकसात भी परिस्थिति में अपने साथी को नहीं छोड़ता। साया ने अंत में कहा। उसके शब्द गर्म रेगिस्तानी हवा के साथ दूर तक फैल रहे थे। एक समय के अहंकारी भारतीय हवलदार के पतन से शुरू हुई कहानी अब एक इंसान के विकास, उद्धार और सच्चे भाईचारे की कहानी के रूप में एक सुंदर अंत पर पहुंच रही थी। और उनका युद्ध आगे भी जारी रहेगा, विनाश के लिए नहीं बल्कि लोगों को बचाने और नई आशा बनाने के लिए, साया के अपने तरीके से।